सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर वक्फ संशोधन कानून 2025 के मामले में सुनवाई की। केंद्र की तरफ से दी गई दलीलों के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का समय दे दिया है। लेकिन कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दिए गए भरोसे के तहत कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनसे कानून तो लागू रहेगा, लेकिन अगली सुनवाई तक इसके कुछ प्रावधान पर एक तरह की रोक लगा दी गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि संशोधित वक्फ कानून पर सरकार, याचिकाकर्ताओं, अदालत का क्या कहना है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्डों के संचालन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब बोर्ड में गैर मुस्लिम और कम से कम 2 महिला सदस्यों को नामित किया जाना प्रस्तावित है। इन सदस्यों को अतिरिक्त विशेषज्ञता और निगरानी के लिए जोड़े जाने की बात कही गई है। इसके तहत अधिकांश सदस्य मुस्लिम समुदाय से होते हैं, जिससे धार्मिक मामलों पर समुदाय का नियंत्रण बना रहता है। गैर मुस्लिमों के नियुक्ति के प्रावधान पर खास तौर पर विवाद है। वक्फ संशोधन कानून 2025 वक्फ प्रशासन के लिए एक धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था तय करता है, जहां वक्फ संपत्तियां धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। उनके प्रबंधन में कानूनी, वित्तीय और प्रशासकीय जिम्मेदारियां शामिल होती हैं, जिनके लिए व्यवस्थित शासन की आवश्यकता होती है। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की भूमिका धार्मिक नहीं है, बल्कि नियामक है, जो कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करती है और सार्वजनिक हितों की रक्षा करती है। यह विधेयक धारकों को सशक्त बनाकर और शासन में सुधार करके देश में वक्फ प्रशासन के लिए एक प्रगतिशील और निष्पक्ष ढांचा तैयार करता है। वक्फ संशोधन कानून के प्रावधान धारा 9 से 14 केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों के नामांकन के बारे में है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन और स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि सिख गुरुद्वारे से संबंधित केंद्रीय कानून और हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती पर कई राज्य कानून संबंधित बोर्डों में अन्य धर्मों के लोगों को शामिल करने की अनुमति नहीं देते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि स्वर्ण मंदिर पर गैर सिखों का नियंत्रण न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक लंबे अकाली आंदोलन की जरूरत पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार गैर हिंदुओं और मुसलमानों को हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बोर्डों या संस्थाओं का सदस्य बनाएगी। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि जब हिंदू बंदोबस्ती की बात आती है, तब सिर्फ हिंदुओं के ही शासन की बात आती है। संशोधित वक्फ कानून में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का खंड हटाया गया है और यह साफ किया गया है कि वक्फ संपत्ति से संबंधित मामले अब पूर्वव्यापी तरीके से नहीं खोले जाएंगे, जब तक कि वे विवादित न हो या सरकारी संपत्ति न हो। सीधे शब्दों में समझा जाए तो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का मतलब है कि जो संपत्तियां पहले से ही इस्लाम धर्म के काम में आती रही हैं, जैसे मस्जिदें, दरगाह, कब्रिस्तान आदि, वे इसलिए वक्फ संपत्ति हैं क्योंकि उनका लंबे समय से इसी तरह प्रयोग किया जाता रहा है। ऐसी कई सैकड़ों साल पुरानी संपत्तियों के लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन लंबी समयावधि से इस्तेमाल के कारण उन्हें वक्फ माना गया है। यह अवधारणा कोर्ट के कुछ फैसलों में 2013 में वक्फ कानून में किए गए संशोधन के बाद नियमित हो गई। बताया जाता है कि ऐसा इस्लाम धर्म से जुड़ी कई विरासतों और धरोहरों के संरक्षण के लिए किया गया, जिससे कि दस्तावेजों की गैर मौजूदगी उनके लिए कोई खतरा न बने। सरकार का कहना है कि प्रावधान को हटाने का उद्देश्य संपत्ति पर अनधिकृत या गलत दावों को रोकना है, लेकिन उपयोगकर्ता संपत्तियों जैसे मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान द्वारा ऐसे वक्फ को सुरक्षा प्रदान की गई है जो वक्फ संपत्ति के रूप में बनी रहेंगी, सिवाय इसके कि संपत्ति पूरी तरह या आंशिक रूप से विवाद में है या सरकारी संपत्ति है। यह पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, यह सुनिश्चित करके कि केवल औपचारिक रूप से वक्फ घोषित संपत्तियों को ही मान्यता दी जाती है, जिससे पारंपरिक वक्फ घोषणाओं का सम्मान करते हुए विवाद कम होते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ ऐसी स्थिति है जहां किसी संपत्ति को सिर्फ इसलिए वक्फ माना जाता है क्योंकि उसका उपयोग लंबे समय से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है, भले ही मालिक द्वारा कोई औपचारिक कानूनी घोषणा न की गई हो। इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कल को हमसे पूछा जाएगा कि क्या 300 साल पहले कोई वक्फ बनाया गया या डीड प्रस्तुत करें। कई संपत्तियां सैकड़ों साल पहले बनाई गई हैं और कोई दस्तावेज नहीं होंगे। सिब्बल ने कहा कि जब अंग्रेज आए तो कई वक्फ संपत्तियों को गवर्नर जनरल के रूप में रजिस्टर में दर्ज किया गया और स्वतंत्रता के बाद सरकार ऐसी संपत्तियों पर दावा करती रही है। उन्होंने वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने वाले प्रावधानों पर आपत्ति जताई।
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वक्फ बाय यूजर शब्द को हटाना खतरनाक है, क्योंकि वक्फ बोर्ड्स के अंतर्गत आने वाली 8 लाख संपत्तियों में से 4 लाख संपत्तियां वक्फ बाय यूजर हैं, जो अब कलम के एक झटके से अवैध हो गईं। सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा कि अगर सरकार 300 साल पुरानी वक्फ संपत्ति पर दावा करती है, तो जब तक नामित अधिकारी 20 से 30 साल तक विवाद का फैसला नहीं कर लेता, तब तक संपत्ति का इस्तेमाल वक्फ के तौर पर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक वक्फ रजिस्टर कर सकते हैं, जो आपको एक रजिस्टर बनाए रखने में मदद करेगा। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अगर आपके पास कोई विलेख है, तो कोई भी फर्जी या झूठा दावा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट की इमारत वक्फ भूमि है, ओबेरॉय होटल वक्फ भूमि है। हम यह नहीं कह रहे कि सभी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां गलत हैं, लेकिन कुछ वास्तविक चिंता के क्षेत्र भी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ बाय यूजर पर सरकार से कहा कि जहां सार्वजनिक ट्रस्ट को वक्फ घोषित किया गया, मान लीजिए 100 या 200 साल पहले, आप पलटकर कहते हैं कि अब वक्फ नहीं है, आप 100 साल पहले के अतीत को फिर से नहीं लिख सकते। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।